नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपने यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य ज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे रूरल सेटलमेंट के बारे में। इससे पहले हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी में रूरल सेटलमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि जो हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम रूरल सेटलमेंट के बारे में, ग्रामीण अधिवास होता क्या है, इसकी परिभाषा, इसका विषय क्षेत्र जो है वो पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आदिवास भूगोल के अध्ययन के जो उपागम है, यानी कोई भी विषय हो तो मुख्यतः उसमें ये ज़रूर पढ़ा जाता है कि उसकी परिभाषाएँ क्या है और उसका अर्थ क्या है। अर्थ तो जानना जरूर आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चाहे हम जो भी चीज़ पढ़ें उसका अर्थ हमें अगर नहीं पता होगा तो सामान्यतः वह निरर्थक ही होगा, क्योंकि अर्थ जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो अर्थ एवं परिवहन जो उसका विषय क्षेत्र है, यानी कि कितने रूप में वो विभाजित है, किस तरीके से उसमें उसका पाठ्यक्रम किस तरीके से कहाँ तक उसकी सीमा है, उसकी रूपरेखा है, उसकी विशेषता किस प्रकार से, तो इस बारे में हमें जानना आवश्यक हो जाता है। अगर हम सब विषय की गहराई को अगर जानना चाहते हैं तो हमें विषय क्षेत्र जानना आवश्यक हो जाता है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आदिवास भूगोल के अध्ययन के उपागम के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं कि आदिवास भूगोल के उपागम को कितने भाग, किस तरीके से इसे बांटा गया है, कितने उपागमों में। उपागम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पहुँच या अधिगम से होता है। प्राय किसी लक्ष्य या स्थान तक पहुँचने के कई मार्ग या तरीके हो सकते हैं। इसी प्रकार किसी विषय का अध्ययन भी कई तरीकों तथा कई दृष्टिकोण से किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, वाकई में ये बात सत्यता पर आधारित है। अगर हम कोई भी चीज़, अगर हम वैसे ही भी देखें, अगर हम किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो मुख्यतः उसके रास्ते जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हम गांव के तरीके से बात करें या सामान्य रूप से बात करें, तो अगर हमें खाना बनाना होता है तो हम खाना बनाने के लिए मुख्यतः अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जो हमें आवश्यकता होगी उसका प्रयोग करेंगे। और खाना भी बहुत प्रकार से बन सकता है, यानी अगर बहुत सारे लोग चूल्हे पे बनाते हैं आज भी, तो कोई गैस पे बनाता है, कोई इंडक्शन पे बनाता है, यानी कि खाना बनाने का तरीका एक ही होगा, लेकिन उसका माध्यम यानी आग की आवश्यकता तो सबको होगी, लेकिन कैसे बनाया जाए वो व्यवहार में उसके परिवर्तन होगा, और किस पे बनाया जाए इसमें भी परिवर्तन होगा। यानी कुछ लोग चूल्हे पे बनाना पसंद करेंगे, तो कुछ लोग गैस चूल्हे पे बनाना पसंद करेंगे, तो कुछ लोग इंडक्शन पे बनाना पसंद करेंगे। यानी खाना वही होगा पर उसके जो रास्ते होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से आदिवास भूगोल के अध्ययन में जो उपागम का जो शाब्दिक अर्थ है वो यह है कि पहुँच या अधिगम प्रायः किसी लक्ष्य स्थान तक पहुँचने के कई मार्ग या तरीकों पर आधारित हो सकते हैं। इस प्रकार किसी विषय का अध्ययन भी कई तरीकों तथा कई दृष्टिकोण से किया जा सकता है। अध्ययन के जो ये तरीके हैं, यानी अध्ययन के इन्हीं तरीकों एवं दृष्टिकोण को उपागम कहते हैं। आदिवास भूगोल के अध्ययन में प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। तो ये पढ़ते हैं क्रमबद्ध उपागम। इससे पहले भी हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे आर्थिक भूगोल में भी हम लोगों ने उपागम को देखा था। और भौगोलिक चिंतन में अगर हम देखते हैं तो वारेनियस के अनुसार उन्होंने किस तरह से क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल उन्होंने जो बांटा था, यानी दो द्वैतवाद के वो समर्थक थे, तो उन्होंने किस तरीके से द्वैतवाद के समर्थक में विषयों को किस तरीके से बांटा था। तो वही है कि क्रमबद्ध जो उपागम है, इसमें हम किसी भी क्षेत्र को लेते हैं और किसी भी क्षेत्र को लेकर उसको क्रमिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। यानी जैसे अगर हम भारत को लेते हैं तो भारत में कितने भी राज्य हैं उन क्षेत्रों को का नहीं अध्ययन करेंगे, हम भारत के पार्टिकुलर एरिया का अध्ययन करेंगे, भारत में किस प्रकार से भौगोलिक संरचना है, किस प्रकार से उसका विशेष क्षेत्र है। वहीं अगर हम प्रादेशिक उपागम की बात करते हैं तो हम प्रदेश को लेंगे और प्रदेश का हम क्रमबद्ध तरीके से पार्टिकुलर
एक छोटा एरिया को लेंगे और उसका हम क्रमबद्ध जो है वो अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक भूगोल में ये होता है। तो यहाँ पर क्रमबद्ध उपागम है, तो नगर को, तो नगरीय भूगोल है तो हम इसमें क्या करेंगे कि नगर को एक क्षेत्रीय इकाई मानकर उसके सभी जो भौगोलिक पक्ष हैं उसका हम क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए फिर यहाँ पर हम थोड़ा परिभाषा के रूप में इसे देखने का प्रयास करते हैं। यह भूगोल का अत्यंत महत्वपूर्ण उपागम है जिसके अंतर्गत किसी अध्ययन क्षेत्र को एक क्षेत्रीय इकाई मानकर उसके विविध भौगोलिक पक्षों का क्रमागत अध्ययन किया जाता है। अधिवास भूगोल में किसी नगर ग्राम को एक क्षेत्रीय इकाई मानकर उसके सभी जो भौगोलिक पक्ष का क्रमिक अध्ययन जो है वो किया जाता है। इसे जो है वो व्यक्ति उपागम के नाम से भी जानते हैं। इस उपागम के अनुसार भूगोलवेत्ता किसी अधिवास को भूतल पर एक इकाई के रूप में मानकर उसकी स्थल एवं स्थिति से आरंभ करके उसकी विकास की प्रक्रिया एवं विभिन्न अवस्थाओं, आकार की, जनसंख्या का क्रम जो है एवं कार्यात्मक क्षेत्रों आदि का प्रमुख रूप से अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चाएं की हैं तो उसी प्रकार से यह भी है कि किस तरीके से इसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो यानी इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ पर किस तरीके से फसलों का अध्ययन, यहाँ की जनसंख्याओं का अध्ययन, तो इस तरीके से क्रम वाइज यानी कि क्रमिक रूप से इसका हम अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं तंत्र उपागम के बारे में। तो देखिए तंत्र उपागम जो है वो होता क्या है। यह जो है प्रादेशिक उपागम का एक लोकप्रिय तथा प्रचलित उपागम है जिसके अंतर्गत किसी संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न भागों का पृथक पृथक अध्ययन करते हैं। यानी जैसे हम लोगों ने बात किया था कि प्रादेशिक उपागम में जैसे विश्व के संदर्भ में हम क्या करेंगे, अब भारत को लेंगे तो भारत में हम भारत के संपूर्ण जो उसका क्षेत्र है, उसकी भौगोलिक दशा है, उसका जनसंख्या, वहाँ पर किस तरीके से अगर संसाधन है, तो इन सब का हम क्रमिक रूप से जब अध्ययन करेंगे तो वो प्रादेशिक भूगोल में आता है। यानी कि हम पूरे भारत को एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे कि संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न भागों जो उसको 28 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उसे विभाजित किया गया है, तो हम उसमें उसका अध्ययन करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश की क्या भौगोलिक दशा है, मध्य प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तो इन सब को हम प्रादेशिक रूप में इन सब का हम जब क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें तो उसे क्रमबद्ध अध्ययन कहा यानी कि उसे प्रादेशिक अध्ययन कहा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया कि विभिन्न भागों का पृथक पृथक अध्ययन करके संपूर्ण अध्ययन पूर्ण किया जा सकता है। जैसे अगर हम पूरे भारत का अध्ययन करें, जैसे अगर हम पूरे भारत का अध्ययन करेंगे तो यहाँ सिर्फ हम यही जान पाएंगे कि भारत में किस तरीके से जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यानी मुख्य रूप से हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, कहाँ वहाँ इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर कितने तरीके से यानी कि सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, सभी प्रकार के यहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती हैं और किस क्षेत्र में पर्वत है, पठार हैं, ये सब तो कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो हम कुछ क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे। यानी कि लेकिन अगर हम छोटे छोटे रूप में इसे विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे तो मूलतः हम पूरे संपूर्ण भारत को जान सकते हैं। अगर हम सिर्फ भारत का अध्ययन करेंगे तो हम उसको कम अच्छे तरीके से जान पाएंगे, लेकिन अगर मूलतः हम पूरे राज्यों का क्रम तरीके से अध्ययन करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, तो मूलतः हम भारत को अधिक तरीके से यानी हम संपूर्ण भारत को जान पाएंगे। तो तंत्र उपागम में यही कहा गया है। अधिवास भूगोल में किसी प्रदेश के समस्त अधिवासों का अध्ययन तुलनात्मक दृष्टि से तथा एक दूसरे के संदर्भ में किया जा सकता है। अगर हम एक शब्दों में इसकी व्याख्या दें
तो क्रमबद्ध उपागम का अर्थ है कि किसी भी देश में को हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्रमबद्ध मतलब कि क्रमबद्ध उपागम में हम क्या करेंगे, जैसे विश्व है तो ऐसे हम भारत को लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, भारत का हम संपूर्ण इकाई के रूप में भारत का ही अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रादेशिक भूगोल में भारत के प्रदेशों का भी अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पर किस्टालर ने क्या कहा है। किस्टालर के अनुसार किस्टालर का केंद्रीय सिद्धांत 1933 में प्रादेशिक तथा तंत्र उपागम का ही उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि किस्टालर ने केंद्रीय स्थल जो अपना सिद्धांत था वो कब दिया था, तो 1933 में उन्होंने दिया था। तो जो तंत्र उपागम है इसे उत्पत्ति मूलक या जनिक उपागम भी कहते हैं। इस उपागम के अंतर्गत जो है वो ग्रामों एवं नगरों का अध्ययन काल के संदर्भ में किया जाता है। इसमें अधिवास की जो उत्पत्ति से लेकर उसके वर्तमान स्वरूप तक का विकास क्रम के रूप में इसे अध्ययन करते हैं। इस उपागम का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने किया था। तो ग्रिफिथ टेलर जो थे, ग्रिफिथ टेलर ने अपने नगरीय भूगोल की पुस्तक में इस उपागम का प्रयोग किया है। इसके अनुसार नगर के विकास की जो 7 अवस्थाएं हैं वो लेविस मम्फोर्ड के अनुसार नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं दी गई थी। तो ग्रिफिथ टेलर ने जो अपनी नगरीय भूगोल की पुस्तक में इस उपागम का जो प्रयोग किया है, तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगर के विकास का जो क्रम है वो 7 अवस्थाओं में है, लेकिन लेविस मम्फोर्ड के अनुसार 6 अवस्थाओं में है। तो इस तरीके से कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों का जो विकास क्रम है वो कितनी अवस्था में है, 7 अवस्था में है, और लेविस मम्फोर्ड के अनुसार जो है वो 6 अवस्थाओं में है। अब आइए पढ़ते हैं आकार की उपागम। यह उपागम जो है वो मुख्यतः आदिवासियों के भौतिक, सामाजिक, कार्यात्मक आकार की क्यों का इसमें अध्ययन किया जाता है कि भौतिक रूप से ये किस प्रकार से इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इस तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। यह उपागम आदिवासियों की आकारिकी के विश्लेषण पर बल देता है। इसके अंतर्गत गांव या नगर के भौतिक, सामाजिक, कार्यात्मक आकारिकी का अध्ययन सम्मिलित होता है। इसमें आदिवासियों के आंतरिक तथा बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। यह उपागम आदिवास के अंदर संगामी क्षेत्र की पहचान, यानी कि यह जो उपागम है आदिवास के अंदर जो संगामी क्षेत्र की पहचान, उनकी उत्पत्ति, विकास तथा पारस्परिक संबंधों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। यानी कि जो उसके तरीके से गांव है उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, ये उसका अध्ययन करता है। अब आइए देखते हैं किसी भी विषय में आर्थिक उपागम जो है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आर्थिक उपागम में है प्राय किसी भी अधिवास के प्रमुख या मूलभूत जो होते हैं वो कारक हैं। जो आर्थिक उपागम है इसके आर्थिक आधार होते हैं जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर होती है। तो किस तरीके से आर्थिक उपागम किसी भी, चाहे वो नगरीय भूगोल हो, चाहे वह नगरीय सेटलमेंट हो, नगरीय अधिवास हो, या वो ग्रामीण अधिवास हो, सब में हर विषय में यानी भूगोल के अक्सर हर विषय में देखते हैं तो आर्थिक उपागम किस तरीके से महत्व, क्योंकि उस पर उसकी पूरी आधार व्यवस्था जो होती है, मूलभूत आवश्यकताओं की जो आधारभूत आवश्यकता होती है वो निर्भर होती है। यानी वो पहले किस तरीके से है और अब किस तरीके से वो विकसित हुआ है, उसमें मुख्यतः बदलाव की, यानी कितने बदलाव की उसमें आवश्यकता है। किसी ग्राम नगर के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं जिनकी भौतिक अभिव्यक्ति आकारिकी की एक रूप में होती है। जिस आर्थिक क्रिया के आधार पर किसी नगर का विकास होता है उसे ही उसका आर्थिक आधार कहते हैं। यानी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो नगर का विकास किससे होता है, यानी अक्सर ग्रामीण लोग कुटीर उद्योग करते हैं, मछली पकड़ना,
तो कृषि करना, इससे क्या होता है कि गाँव ग्राम यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था, उनके जीवन यापन में सुधार होता है, गाँव का विकास होता है। तो मुख्यतः उनके लिए कृषि यानी लघु उद्योग उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक क्रिया के आधार पर किसी नगर का विकास होता है, उसे ही उसका आर्थिक आधार कहते हैं। अतः कार्यात्मक उपागम को आर्थिक उपागम भी कहा जा सकता है। तो पारिस्थितिकी उपागम, देखिए हम जिस वातावरण में रहते हैं तो पारिस्थितिकी उपागम जो है वो एक तरीके से वातावरण के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, किसी भी जीव जंतु के लिए। भूगोल में मानव पर्यावरण संबंधों को स्पष्ट करने के लिए सामान्यतः पारिस्थितिकी उपागम का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम वेरोज ने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी की संज्ञा दी है। तो ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि वेरोज ने यानी मानव पारिस्थितिकी की जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वेरोज ने किया था। पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत किसी अधिवास को बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक माना जाता है, जबकि वह स्वयं ही लघु पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। सैद्धांतिक या निगमनात्मक उपागम, तो निगमनात्मक उपागम जैसे प्लेटो है, इस उपागम का जो अध्ययन होता है विश्लेषणात्मक विधि की प्रधानता होती है। इसमें कुछ मान्य तथ्यों, संकल्पनाओं, सिद्धांतों, नियमों या प्रतिमानों को आधार मानकर उनकी परीक्षण विधि का विविध प्रकार के विशिष्ट दिशाओं में अध्ययन किया जाए, यानी कि ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। और जो आगमनात्मक था वो जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और उसके प्रतिपादक जो है वो अरस्तु थे और इसके प्लेटो हैं। अब आइए देखते हैं अनुभविक या आगमनात्मक उपागम। यह एक अनुभवपरक उपागम है जिसके द्वारा किस प्रकार के यानी कि किसी प्रदेश के विभिन्न अधिवासों का व्यक्तिगत अनुभविक अध्ययन करके किसी सामान्य निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। यानी कि पहले हम उसका समान तरीके से अध्ययन करेंगे, फिर हम उसके विशिष्ट निर्णय पर आएंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, हम सबसे पहले उसमें कठिन यानी कि विशिष्ट प्रकार से अध्ययन कर लेंगे, फिर उसके समान निर्णय पर हम आते हैं। इसमें संश्लेषणात्मकता की प्रमुखता होती है और क्षेत्र अध्ययन को सर्वाधिक इसमें महत्व दिया जाता है, जो आगमनात्मक उपागम होता है। इसके लिए जो होता है वो सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली तथा व्यक्तिगत पर्यवेक्षणों का आश्रय लिया जाता है और अनुभविक तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य निष्कर्ष की खोज की जाती है। यानी जो आगमनात्मक उपागम है, इसमें हम पहले उसको समान तरीके से अध्ययन करेंगे, तब जाकर संश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब जाकर किसी भी निर्णय पर पहुँचेंगे। अब आइए देखते हैं कल्याणपरक उपागम। तो भौगोलिक अध्ययनों में प्रयुक्त या अपेक्षाकृत नवीन उपागम है। इसका उपयोग 1980 के दशक से आरंभ होता है। यह उपागम मानव और पर्यावरण के बीच जो होता है, मानव पर्यावरण के बीच जो होता है वो संबंधों को स्थापित करता है। इसके द्वारा जो होता है वो सर्वाधिक मानव कल्याण की पूर्ति होती है, और इसमें समाज से जुड़े, प्रदेश न्याय से जुड़े यानी कि समाज से जुड़े हुए जो उद्देश्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। और इसमें अनेक प्रकार से आदिवासी भूगोल की इसमें खोज की जाती है। आइए इसकी परिभाषा थोड़ा देख लें। तो देखिए, परिभाषाओं के रूप में अगर हम बात करें तो किस तरीके से इसकी परिभाषा हो सकती है। इसके मध्य इस प्रकार के संबंध पर यानी कि पारिस्थितिकी और मानव के संबंध पर बल देता है कि उसके द्वारा सर्वाधिक मानव कल्याण की पूर्ति होती है और सामाजिक तथा प्रादेशिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति या करता है। आदिवासी भूगोल के अध्ययन में इसके द्वारा यह खोज की जाती है कि किसी अधिवास अथवा अधिवास को किस तरीके से का इसमें अध्ययन किया जाए। जो कल्याणपरक उपागम था, इसमें देखा जाता है कि मानव की आवश्यकताओं का जो मुख्य अभाव कहाँ कहाँ पर है, तो ये वो उसकी जो है वो पूर्ति करता है।
अब आइए हम पढ़ते हैं आचार परक व व्यवहार परक उपागम। यह उपागम भी जो है वो मानव भूगोल का अभिन्न अंग है, जिससे के विकास यानी पिछले 30-35 वर्षों में यानी कि जिसका विकास हुआ है। यह उपागम इस बात पर बल देता है कि मनुष्य तथा समाज के गुण तथा व्यवहार से किस क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप निश्चित रूप से प्रभावित होता है। अतः किस नगर के सामाजिक तथा आर्थिक तत्वों के अध्ययन में मनुष्यों की अभिरुचि, आवश्यकता, जागरूकता, क्षमता, कौशल आदि मानसिक गुणों को की पर्याप्त उसे महत्व प्रदान किया जाता है। तो देखिए जिस तरीके से आचार परक उपागम है, तो मनुष्य के व्यवहार समाज अगर उसकी शिक्षा अच्छी रहेगी तो वह अपने आसपास के वातावरण को भी शिक्षित रखेगा और उससे वो पारिस्थितिक यानी कि पर्यावरण में भी सुधार करेगा, लोगों को जागरूक करेगा, जिससे क्या होगा कि समाज का विकास होगा। तो इस तरीके से वो अपने आसपास के पर्यावरण का भी विकास कर रहा है, अपने आसपास के समाज का भी विकास कर रहा है और अपने आर्थिक स्थिति में भी विकास कर रहा है। तो इस तरीके के का जो उपागम है मुख्यतः अधिक महत्वपूर्ण अपने आप में अधिक महत्वपूर्ण विशेषता रखता है, जो व्यापार परक उपागम है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय सत्यात्यता की संकल्पना और ग्रामीण एवं नगरीय उपांत की संकल्पना। आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये बहुत ज़्यादा ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको समझने की आवश्यकता है, बस इसमें कुछ है वह नहीं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जो भी देखते हैं इसमें बस वही चीज़ है। इसे अपने तरीके से इसे अपनी भाषा में आप पूरी तरीके से लिख सकते हैं, बस एक बार जान लीजिए कि इसमें होता क्या है और इसमें कुछ है वह नहीं।